मुझे लगता था मैं अपने हाथ से लिखूंगा तो मुझको लगेगा कि मेरा बनाया हुआ है ना, तो मुझे तेजी से याद होगा। मैंने खुद भी बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी देखी, तो मुझे कई सारी चीजें सीखने को मिली, क्योंकि निबंध में मुझको लगता है कि जो सर्वाधिक फोकस है इंट्रो पे होना चाहिए। 3-4 घंटे की मीट हमारी होती थी, तो उसमें हम लोग लगातार अपने आंसर राइटिंग पे काम करते। तो इंग्लिश वाली कॉपियां देख के कभी कभी लगता था कि यार ये लोग थोड़ा सा बेहतर तो लिख लेते हैं। प्रीलिम्स में तो मैंने 1 हफ्ते से अधिक नहीं छुट्टियां ली थी। मेंस के टाइम पे मैंने 10 दिन की छुट्टियां। तो अगर आप जॉब के साथ नहीं उसको सेटल करोगे ना, तो फिर आप छुट्टियों के भरोसे नहीं कर सकते। आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा घंटे नहीं, 5-6 घंटे भी अगर आप रख रहे हैं ना, तो वो बहुत मायने रखता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, यूपीपीएससी 2024 में एसडीएम की पोस्ट पर सिलेक्ट रैंक 8 के साथ हमारे साथ अनुराग पांडे सर हैं। तो आज के इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। सर जॉब के साथ ही अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू कर रहे थे पीसीएस के लिए, तो उसके बारे में जानने वाले। आप में से बहुत सारे साथी हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जो कि जॉब के साथ तैयारी करें, तो उनके लिए भी क्वेश्चन जानने वाले हैं। साथ में प्रीलिम्स और मेंस की शॉर्ट में स्ट्रेटजी भी जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? प्राथमिक शिक्षा तो गांव के पास ही से हुई, यूपी बोर्ड से हुई है। फिर 12वीं भी वहीं चिल्ड्रन कॉलेज से पूरा किया गया, हरमनपुर। और फिर मैंने स्थानीय जगह से ही, वहाँ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीए मैंने राजनीति विज्ञान भूगोल विषय में किया। फिर बीएड की शिक्षा प्राप्त की, फिर भूगोल से एमए किया। इसके बाद पश्चात जॉब्स रही 2-3। हाँ। तो ये मतलब आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? आजमगढ़ है ये। कौन कौन सी जॉब में आप रहे हैं और कब पहली ज्वाइनिंग आपकी हुई थी, किस जगह? 24 के में मेरी समझिए जनवरी में हम लोग की ट्रेनिंग खत्म हुई थी। पहली जॉब मेरी बीपीएससी की टीचर की थी। तो कब कब ये मतलब कब से आपने ज्वाइन किया था वहाँ पे ट्रेनिंग? ट्रेनिंग के बाद फेब में मैंने वहाँ से फेब 24 से वहाँ पे जॉब ज्वाइन की थी। ये सिवान जिला बिहार में, वहाँ पे मैंने जॉब पहले अपनी शुरू की थी। इसके बाद 6 माह में लगभग वहाँ पे रहा। फिर मेरी अक्टूबर लास्ट में ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में चयन हुआ, तो मैं जनपद में ही अपने ठेकमा ब्लॉक में मैं तैनात था। पीसीएस के लिए आपका अटेम्प्ट और मीडियम क्या रहा? अटेम्प्ट 3 हो लग गए टोटल, और 2 मेंस, 1 इंटरव्यू रहा, और माध्यम हिंदी माध्यम रहा। ये 25 वाला भी मेंस आपने दिया? हाँ, 25 वाला दे दे रहा रहे था। थे हाँ, मैं, हाँ, छोड़ना पड़ा हिंदी था? निबंध दिया, तो ये बल्कि लोग मजाक में कह रहे थे कि दे लो यार भाई, क्या पता है। अच्छा, एक लोग कम है, हम इंटरव्यू भी किए थे। मैम का 7वीं रैंक का मैम थी, उनका इंटरव्यू किया था। कमेंट लोग कर रहे थे कि आपको पेपर दे देना चाहिए था। हम कहे भाई अब कौन सी पोस्ट लेंगे, एसडीएम तो बड़ी नहीं, फिर पोस्ट एक होती इंटरव्यूअर की वो पोस्ट भी खराब होती है, जो है। इंटरव्यू हाँ देने वाला। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। उसको उसके लिए तो हम तो लोग। आयोग अभ्यर्थन भी वापस कराने के लिए जी, नोटिस जी। भेज देता है कि अगर आपका पहले चयन हो गया हो, अपना दूसरा पद नहीं लेना चाहते, तो आप अभ्यर्थन हाँ, तो वापस वो ले सबसे पहला काम मैंने यही किया था कि नोटिस आते मैं कहा इससे पहले कि कहीं भूल जाऊँ, मैं भूल सकते जाता हूँ हैं। चीज़ें, तो मैं कहा पहले इसको ले लें, नहीं तो खराब हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं, 2024 का जब आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था, तो आप उस समय जॉब में थे या उसके पहले आपका हो गया था जब आपने ज्वाइन किया था वहां पर ट्रेनिंग बिहार में? प्रीलिम्स के टाइम पे शायद मैं बिहार वाली जॉब में था। तो कैसे आपने टाइम मैनेज किया? बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो जॉब करते हैं और टाइम उनका मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आपने कैसे किया टाइम मैनेजमेंट अपना, या फिर पहले से आपकी किस तरीके की प्रिपरेशन रही थी? जैसे मैंने बाँट लिया था कि क्या चीज़ें मैं मोबाइल पे पढ़ सकता हूँ, क्या चीज़ें मैं बस में बैठे हुए कर सकता हूँ, और कुछ चीज़ें जैसे राइटिंग, आंसर राइटिंग है, या कुछ चीज़ें जो आपको बहुत पढ़ के समझ के करनी है, तो उसके लिए मैं टाइम रखता था, जो कि मेरे पास प्राइवेट टाइम कम ही होता था। प्राइवेट टाइम 4-5 घंटे, 6 घंटे से ज़्यादा नहीं मिल पाता था, कभी-कभी तो 2 घंटे भी मिल पाता था। तो थोड़ा-सा खीज भी होती थी कि यार इतना कम टाइम है। लेकिन उसी के साथ जब ऐसे स्कूल में खाली पीरियड रहती है, तो आप कुछ रील देखने के बजाय आप कुछ टेलीग्राम चैनल पे चले गए, कुछ देख लिया, करंट अफेयर्स देख लिया, कुछ क्विज सॉल्व कर लिए। ये सारी चीज़ें मतलब धीरे-धीरे कहीं न कहीं आपको हेल्प करती हैं। तो यही टाइम मैनेजमेंट का तो ये रहता है ना कि आदमी मतलब ये ना हो, निरंतरता बनाए रखे, और आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा घंटे नहीं, 5-6 घंटे भी अगर आप रख रहे हैं ना, तो वो बहुत मायने रखता है। भले आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप पहुँच जाओगे जहाँ अच्छा, जॉब पहुँचना के साथ कभी ऐसा भी होता है कि किसी 1-2 दिन ऐसा हो गया, 3 दिन ऐसा हो गया लगातार ऐसे चल रहा है, 3-4 दिन पढ़ने का बिल्कुल 1 मिनट भी समय नहीं मिला? हाँ, ऐसा होता है। एक एक दिन नहीं होता था, कभी 2 दिन भी हो जाता था कि 2 दिन पढ़े हुए हो गया। और उसी बीच में जब मैं गाँव पे ही रहता था, मतलब तो वहाँ पे शादियाँ हैं, ऐसा कोई डिस्टर्बेंस है, हाँ, तो वही मुझे चीज़। लगता था कि यार ये, लेकिन वैसा है ना कि जैसे आप जब गिरते हो तो फिर उठते हो, बल्कि उसमें और नहीं गिरने लगता। तो मुझे लगता था कि 2 दिन चला गया तो क्या हुआ, 1 दिन फिर अब अगले दिन से लग जाना है तो। वो 2 दिन जब आपका पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए कहीं फंक्शन में या कोई किसी कारणवश बिज़ी हैं, तो उस समय आप क्या मतलब रिग्रेट होता था कि लग रहा है मेरा टाइम जो है खराब बहुत हो रहा है यहाँ पे, फिर आगे कैसे मैनेज करेंगे हम? बहुत रिग्रेट होता था, उसका स्ट्रेस भी होता था। मतलब स्ट्रेस की वज़ह से मेरी तबीयत 24 के अटेम्प्ट में ही, मेंस के टाइम पे ही बहुत खराब हो गई। तो उन्होंने बहुत वो दिखाया-विखाया, तो बोले बस
स्ट्रेस ही है। तो यही स्ट्रेस रहता था, जब आप चाहते कुछ और आपका समय नहीं जाता वहाँ पे, तो लेकिन अंततः आपको जो है छोड़ना नहीं होता, गिव अप नहीं करना होता है, तो वही मैंने सोचा कि गिव अप तो नहीं करेंगे। तो बहुत सारे लोग जॉब करते हैं तो टाइम नहीं मिलता है तो रिजाइन भी करने की सोचते हैं, तो आपका इस पर क्या विचार है? नहीं, ऐसा तो मतलब छुट्टियों के बारे में भी लोग कहते थे कि लंबी छुट्टियाँ लीजिए, लेकिन मुझको लगता था कि जब आपको एक ज़िम्मेदारी दी गई है, तो कितने दिन आप उससे भाग सकते हो, और आपकी ये तैयारियाँ तो कोई 1-2 दिन, 1 महीने की है नहीं, ये तैयारियाँ लंबी हैं। तो अगर आप जॉब के साथ नहीं उसको सेटल करोगे ना, तो फिर आप छुट्टियों के भरोसे नहीं कर सकते हो। तो मैं छुट्टियाँ बहुत जैसे 10-15 दिन से ज़्यादा मैं छुट्टियाँ नहीं लेता था, और मैं ज़्यादातर टाइम मैनेज करने पे सोचता था, क्योंकि अब 6 महीना नहीं मैनेज कर सकते हो छुट्टियों के साथ, या रिज़ाइन करने का भी विकल्प नहीं था हम लोग के पास। तो प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पे क्या आपने मतलब छुट्टियाँ कितनी ली रही होंगी या कितने दिन पहले आप छुट्टी लेते? प्रीलिम्स में तो मैंने 1 हफ्ते से अधिक नहीं छुट्टियाँ ली थी। मेंस के टाइम पे मैंने 10 दिन की छुट्टियाँ, एक बार 10 दिन, एक बार 10 दिन, कुल 20 दिन की छुट्टियाँ ले पाया था। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए आपका क्या सोर्स रहता है? जैसे आपने बताया कि टाइम आपको मिलता था तो आप क्विज़ेस सॉल्व कर लेते थे। टेलीग्राम पर बहुत सारे ग्रुप होते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो क्विज़ के अलावा भी और क्या सोर्स आपका रहता था? मतलब अगर स्पेशली प्रीलिम्स की बात करें तो? ऐसे जब शुरुआत में मैंने नोट्स बनाया था, तो मैं नोट्स रिवीजन में टाइम लग जाता था। तो मैंने कहा कि ये मेरे पास टाइम घटता चला जा रहा था, तो मैं सोचा अब उतना टाइम तो है नहीं, तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिसको रिवाइज़ करने में उतना टाइम ना लगे। तो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते रिवाइज़ करने लायक मटेरियल मैं बना लेता था। उस मटेरियल में पीवाईक्यू भी शामिल करता था, और ट्रेंड का भी देख ध्यान रखता था। तो वो मेरे पास जो नोट्स रहता था, मैं उसको हमेशा रिवाइज़ करना, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना। और पीडीएफ फॉर्म में रखे रहते थे? नहीं, पीडीएफ नहीं, मैं पीडीएफ से पढ़ नहीं पाता हूँ उतना अच्छे से, तो मैं हमेशा अपने हाथ से लिख के, तब मैं लिख के अपना नहीं पढ़ता हूँ, तो नहीं समझ में आता बैग मुझे। में रखे रहते, जब टाइम मिलता था हाँ, आप हाँ, पढ़ते थे। मैंने खुद से बनाया था, मैं उसको जब टाइम मिलता था निकाल के उसको 1 पन्ना, 2 पन्ना पलट लिया। करंट अफेयर के लिए क्या सोर्स आप रखते थे? करंट अफेयर्स मंथली, जैसे क्रॉनिकल आती है, या आप कोई भी एक मंथली मतलब करें, सिंगल सोर्स ही होना सिंगल चाहिए एक। सोर्स रखिए, हाँ। और मैं करंट में बहुत टाइम नहीं, मैं एक बार करके देखा भी था, तो मुझे वो रणनीति मेरी नहीं रह पाई कि मैं करंट डेली पढूँ, बहुत ज़्यादा टाइम दूँ। तो मैं ऐसा रहता था कि भाई जब मैगज़ीन आ गई तो उसको पलट-पलट के ख़त्म कर लिए एक बार, और फिर जब कंपाइलेशन आया एग्ज़ाम के ठीक पहले, तो उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। उसको मल्टीपल टाइम 3 या 4 बार आप रिवाइज़ करिए, तो आपके मतलब 50% 60% करंट के क्वेश्चन सही हो जाते थे मेरे। लास्ट में ईयरली भी कुछ आप पढ़ते थे? हाँ, ईयरली, जैसे अब एग्ज़ाम के टाइम पे बनाते ही हैं विभिन्न प्रकाशन अपने-अपने नोट्स, अपने-अपने बनाती हैं बुक। तो अब उसको पढ़ना, एक ही उसको लेता था मैं, और हम लोग एक ग्रुप हम लोग का था, उसमें एक-दूसरे को पढ़-पढ़ के, सुना-सुना के, रटा-रटा के तैयार करते थे। हाँ, उसके बाद सीसेट में आपको कभी दिक्कत हुई सीसेट नहीं, के लिए कुछ? नहीं, मैथ्स मेरा ठीक था, हिंदी ठीक थी, सारी चीज़ें, तो नहीं दिक्कत हुई इसमें। अच्छा, गाँव से आप थे, मतलब गाँव के स्कूल में आपकी पढ़ाई हुई थी, उसके बाद आप अलग-अलग जगह यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई आपने की। क्या आपको लगता है मतलब कभी बीच में ये नहीं लगा कि हम गाँव के हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ कॉम्पिटिशन में हैं जो कि शहर में पढ़े हैं, अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं, जी। तो ऐसा डर कभी लगा नहीं? एक बार जैसे हम लोग का जो ग्रुप है, जहाँ हम लोग आंसर राइटिंग डिस्कस करते थे, एक दूसरे की कॉपियाँ देखते थे, तो इंग्लिश वाली कॉपियाँ देख के कभी-कभी लगता था कि यार ये लोग थोड़ा-सा बेहतर तो लिख लेते हैं, मतलब वो रहता था कि हम भी ट्राई करें, कैसे अपने जैसे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं 5S 3P ऐसे करके, तो आप ये चीज़ें हिंदी में नहीं लिख सकते, आप हिंदी में थोड़ा-सा ये कुछ आपको ये नहीं आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सोच के लगता था कि यार काश ऐसा होता तो बड़ा रहता। हम लोग देखते भी थे, जानते भी थे, लेकिन यूज़ नहीं कर पाते थे। और हिंदी माध्यम में मुझे लगता था कि यार हिंदी निबंध में थोड़ा-सा मुझको लगता था कि आप आगे ले सकते हैं कुछ नंबर। निबंध में हिंदी थोड़ा-सा हेल्पफुल है। बाकी जीएस में लगता था, लेकिन उसको बदलने का कोई अवसर नहीं था। उसी को बेहतर कर सकते थे, तो वही काम किया केवल। बाकी कुछ आप इंग्लिश मीडियम की कॉपियाँ देखते थे, कुछ चीज़ें आप उनसे मतलब सीखते थे कि जी, हाँ, जी, ये जी। चीज़ें आप अपने हिंदी वाले में कर सकते हैं? जी, जी, जी। हमारे साथ हमारे ग्रुप में कोमल मैम भी चयनित हुई हैं, हमारे ग्रुप की ही थीं, तो उनकी कॉपी देखते थे, तो वो बड़ा शानदार लिखती थी। तो ऐसे करके आप कहीं सीखते हैं, कहीं सिखाते हैं, ऐसे ही रहता है। अच्छा, आप सुझाव क्या देना चाहेंगे जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उनको इंग्लिश मीडियम की कॉपीज़ देखना चाहिए, कैसे वो लिख रहे हैं या टॉपर्स कैसे लिख रहे हैं? सारी चीज़ें। बिल्कुल, शैली तो आप देख सकते हैं, उसमें तो भाषा की रुकावट नहीं है। बाकी आपका अगर माध्यम हिंदी है, तो आप अपनी स्पीड पे काम करिए, राइटिंग पे काम करिए, साफ लिखिए। तो आप अपने से पिछले से बेहतर कर सकते हैं। आप इस तरह से नहीं सोच सकते कि आप बदल दें या डिप्रेस हो जाएँ। नहीं, आप ये रुकावट तो नहीं बनेगा एट ऑल। तो हुँ। आप स्पीड के लिए कुछ बता सकते हैं कैसे मतलब किया जा सकता है? क्योंकि लिखते तो हैं प्रैक्टिस लोग अपना आंसर राइटिंग ग्रुप वगैरह जॉइन कर लेते हैं, करते रहते हैं। तो आपके लिए आपको कुछ सजेशन देना चाहेंगे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, कैसे अपनी आंसर राइटिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं?
आंसर राइटिंग स्पीड के लिए मैं पहले शिरोरेखा ऊपर नहीं देता था, हम्म, तो मुझको लगता था क्वेश्चन कंप्लीट करना जरूरी है। बाद के कुछ क्वेश्चन में मैं नहीं भी दे पाता था, मुझको लगता था कि नहीं हो पा रहा है तो। लेकिन उसके साथ तो सुंदर लगता है शिरोरेखा के साथ, तो मैंने एक बार इसके बारे में चर्चा भी ग्रुप में किया। बाद में जैसे क्या होता है, आप सही पेन का चयन करें और उसी पेन से प्रैक्टिस करते रहें, तो और जैसे आप एक सेटअप बना के चलते हैं, जो प्रेशर आप फील करते हैं वो प्रेशर अगर आप पहले ही उसके साथ अभ्यास करते हैं तो उस टाइम पे आपका टाइम नहीं कम पड़ता। जो आपको घबराहट होती है कि छूटेगा क्वेश्चन, उससे आप बच जाते हो। तो यही है कि आप कितना सिमुलेशन दे पाते हो, कितना आंसर राइटिंग कर पाते हो, लाइव आंसर राइटिंग, वो दबाव आप ले पाते हो, तो वो अभ्यास से ही है। कौन सी पेन आप यूज करते थे, और क्या ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेन का आप अपने आंसर में यूज करते थे? नहीं, मैं तो एक ही पेन यूज़ कर पाता था, और V7 जो हम लोग यूज़ करते हैं वही थोड़ा फ्लुएंट चलती है, थोड़ी हल्की चलती है, तो उसी को यूज़ करता था। आप अपने आंसर में फ्लो चार्ट, डायग्राम या फिर मैप वगैरह का कितना यूज करते थे? ये तो मस्ट है। जैसे आप कुछ डाटा ऐसे हैं जो कॉमन है, उनको आप एकदम प्रिपेयर रखिए, जैसे एनएफएचएस का डाटा है, आर्थिक समीक्षा का डाटा है, बजट का डाटा है, तो वो आप मल्टीपल टाइम यूज़ करिए। कुछ स्पेसिफिक डाटा अगर हो पाए तो तैयार रखिए, नहीं तो उसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन डायग्राम या ग्राफ, फ्लो चार्ट ऐसा, वो आप पहले से ही प्रिपेयर रखिए। जब आप आंसर राइटिंग करके अपनी कॉपी दोबारा चेक करते हैं या करवाते हैं, तो उसी टाइम ये सोचिए चेक करते हुए कि क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और कर लीजिए। और वही अपने वो जो वन पेजर है उसमें भी कर लीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि पहले से ही मन बना के आदमी बनाया रहता है कि हम इसको जरूर बनाएंगे। हाँ, कुछ वहाँ पे इंस्टिक्ट भी आ जाता है कि ये बन सकता है डिमांड के हिसाब से क्वेश्चन के। तो अगर आप 50-60% में डायग्राम बना पा रहे हैं तो वो बड़ा सही रहता है। अच्छा, जब आपका मेंस का एग्जाम होने वाला था तो आप उस समय बिहार में ही थे, या फिर आप यहाँ यूपी में जो आपकी जॉब थी अपने क्षेत्र में वहां पर आ गए? नहीं, मैं आ गया था यहाँ पे। तो उसके बाद मेंस के लिए कैसे आपने मैनेज किया तैयारी को, क्योंकि आप यहाँ अगर आ गए होंगे तो फील्ड वर्क आपका रहता है, तो कैसे आपने तैयारी मैनेज की? एक हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, तो उसमें हम 10 लोग करीब थे। हम लोग रोज रात में 9 बजे से बैठते थे, और वो जब 12-1 जितना भी बज जाता था, वो 3-4 घंटे लगातार आंसर राइटिंग करना, टाइम दे दे के, साथ में टाइम दे के आंसर लिखना, डिस्कस करना, ऐसे करके हमने लगभग सिलेबस कवर किया था। तो वो मुझे लगता था कि वो टाइम था जब डिस्टर्बेंस नहीं रहता था, और वो बड़ा बड़ा हेल्पफुल था। बाकी टाइम अपना कंटेंट पे काम करते थे, और वो रात में 3-4 घंटे की मीट हमारी होती थी, तो उसमें हम लोग लगातार अपने आंसर राइटिंग पे काम करते थे। तो यही था। अब उसमें भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सेलेक्ट भी हो गए। कितने लोग ने इंटरव्यू देने का मौका, कितने लोग को मिला था, उसमें से कितने लोग सिलेक्ट? उसमें 24 का मीन्स सभी ने दिया था, आरओ दिया था, 2 लोग आरओ हुए, 2 लोग पीसीएस हुए। ऐसे उसमें भी 4-5 लोग सेलेक्ट हो गए। फिर आगे आने वाले समय वो भी हो हाँ, जाएंगे, 25 25 का, वाला भी दिया 25 होगा? वाला सबने दिया था, तो 25 में भी संभावना है सबकी। कुछ आपका सजेशन रहेगा हिंदी और निबंध को लेके? हाँ, निबंध को लेके ये है कि आप निबंध के अगर उसको समझते हो कि मेन उसका कॉन्सेप्ट क्या है पूछने का, और अगर उस पर सिनॉप्सिस आप बना लें पहले से, क्योंकि निबंध में मुझको लगता है कि जो सर्वाधिक फोकस है इंट्रो पे होना चाहिए, क्योंकि निबंध अगर पढ़ा ही नहीं जाएगा तो फिर नंबर मिलने का नहीं संभावना है। तो इंट्रो जितना आप रोचक बढ़िया लिख पाए उतना बढ़िया है। फिर मेन बॉडी में थोड़े से इनोवेशन, थोड़ी हाईलाइटिंग, थोड़ा फैक्ट और कॉन्सेप्ट का समायोजन करना, कुछ शायरी, कुछ वक्तव्य लिखना, उसके लिए आप पहले से तैयारी करिए, एक सिनॉप्सिस बनाइए, और प्री मटेरियल तैयार किए रहिए कि हम अगर कुछ डिफर भी करता है तो भी हम अपने सिनॉप्सिस का ऐसा यूज़ कर पाएँ कि हमारा मटेरियल पढ़ने लायक, पठनीय हो जाए एक बार, तो कुछ ज़रूर आपको अगर पढ़वा लेगा तो ज़रूर आपको नंबर मिलेगा। अच्छा, हिंदी में आपको एडवांटेज मिला था, आप हिंदी मीडियम से थे? जी, जी, हिंदी में ऐसा मुझको लग रहा है कि मुझको मिला होगा, क्योंकि हिंदी पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया था हमारे पूरे ग्रुप ने ही। ख़ास करके गद्यांश वाले पोर्शन पे कि किस तरह से एक बढ़िया सारांश, एक संक्षेपण, एक व्याख्या लिखी जाए। तो उसमें मैं खुद भी उन लोगों को कहता था, मैंने खुद भी बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी देखी, तो मुझे कई सारी चीज़ें सीखने को मिली। एस कुमार सर की किताबों से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो जो बेसिक फ्रेमवर्क तो एस कुमार सर की किताब से ही मिला, फिर जो है डिस्कस करते हुए बहुत सारे उदाहरण हम लोग नोट कर लेते थे। जैसे आप साहित्य बोलते हुए तो 10 लोगों में से कोई भी कोई श्लोक, कोई चीज़ तो हम लोग नोट डाउन करते रहते थे कि यार इसको एनरिच करेंगे, तो उससे सही हुआ। पेपर 5 और 6 के लिए क्या आपकी रणनीति रहती थी, क्योंकि 2023 में ऐड हुआ था जीएस 5 और 6 वाला पेपर? हाँ, तो 23 में जीएस 6 में ही मेरे 60 नंबर थे मुझे। बहुत सारे लोग को 50 से 60 के बीच में नंबर मिल गए थे। हाँ, हाँ, लेकिन मुझे लगता था कि नंबर वहाँ मिल सकते थे, उसमें कुछ न कुछ तैयारी की कमी रही। तो मैंने जीएस 6 पे बहुत फ़ोकस किया उस बार कि ये नहीं घटे। नोट्स या रेडीमेड मटेरियल कम था अवेलेबल,
तो मैंने जो भी मटेरियल मिला जहाँ से भी, तो मैं ये कभी गुरेज नहीं करता था कि यार ये है। मैं अपने नोट्स को इनरिच करना मेरा काम था, तो मैं थीम पकड़ता था, उस पे जो भी मुझको मटेरियल कहीं भी मिलता था मैं उसको अपने नोट्स में समाहित कर लेता था। और फिर जो गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह से भी मैं उसको कर लेता था। तो ये चीज़ें मिला के एक एक बढ़िया नोट्स तैयार करके उसका रिवीजन करना, तो मैं नोट्स पहले ही तैयार कर लिया था, पर रिवीजन करना बाकी था। 23 वाले में नोट्स लगभग तैयार हो गए थे। कौन-कौन से सोर्स आपने मतलब पढ़े थे, जिसकी बदौलत आपने जो है अपने खुद के नोट्स बना लिए? इसमें एक आपका ये है घटना चक्र की आती है, इनकी बुक आती है। इसके अलावा जीएस 5-6 के लिए एक यूपी पीसीएस 1 वालों की एक बुकलेट टाइप की थी, तो उससे भी मैंने कुछ उसमें देख के वो किया था, इनरिच किया था। अब एक सोर्स पे पूरी तरह से नहीं रिलाई करता था, मुझे लगता था मैं अपने हाथ से लिखूंगा तो मुझको लगेगा कि मेरा बनाया हुआ है ना, तो मुझे तेजी से याद होगा, तो वैसे ही मैंने किया। कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।